हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो जहाँ से भी क्वेश्चन वही बन जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, बाकी इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम करेंगे वोल्टेज कंट्रोल के अंदर। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन गेट में आता है उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सुनिए, मैं एक ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल से साथ बताता हूँ कैसे पावर फैक्टर आपका इंप्रूव होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, देखिए, लेट अस कंसीडर आ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे मेरे पास लोड लगा हुआ है जेड, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है 10 एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है 240 वोल्ट। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर, जो करंट है उस आई करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वो बता सकते हैं महाराज जी आप कितनी होगी, जो भी आपकी वोल्टेज रही होगी बस के ऊपर। ठीक है, तो वोल्टेज एट द बस कितनी है आपके पास, 240 वोल्ट है, डिवाइड बाय इम्पीडेंस जेड। ठीक है, तो 240 डिवाइड बाय इम्पीडेंस कितना भाई, 10 एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो इस करंट आई की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 24 एंगल ऑफ -60 डिग्री। ठीक हो, इतनी बार यहाँ तक ओके हो गया भाई। ओके, अगर ये जो इम्पीडेंस गिवन है z इज इक्वल टू 10 एंगल ऑफ 60 डिग्री, अगर इसमें से मैं रेजिस्टेंस निकालूं, देखो आपके बेसिक इसमें से बहुत बढ़िया बनेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इसका कॉस ले लो भाई। ठीक है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, बोलो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है, 0.5। ओके, ऐसी अगर रिएक्टेंस निकालनी हो एस, तो 10 साइन ऑफ एंगल। ठीक है, इस इंपीडेंस के साथ आप ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो 10 इंटू ये होता 0.866, तो आंसर कितना आ जाएगा राजे, 8.66 ओम। ठीक है, तो रिएक्टेंस निकालना आपने सीख लिया। तो अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव पावर। एक्टिव पावर पी किसके इक्वल आनी चाहिए भाई, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना रहे, 5। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करो और देखो कितना आंसर आ रहा है भाई। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई और देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी पावर मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस क्यों क्यों लिया, क्योंकि आपकी जो एक्टिव पावर है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम होती है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो 2880 आपके पास वॉट पावर आ जाएगी। ठीक है, अगर एक्टिव पावर निकालनी हो क्यू, वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, वो एक्स बताएगा आपको, तो 24 का स्क्वायर इंटू एक्स कितना है, 8.66। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करो भाई, आंसर आपके पास आ जाएगा 4988.16 VAR। ठीक है, वोल्ट एम्पियर एक्टिव। यहाँ तक ओके हो जाएगा भाई। अगर मैं पावर ट्रायंगल की बात करूँ, तो पावर ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, ये पावर ट्रायंगल होता है मेरे पास राजीव। ठीक है, ये P होता है, ये S होता है, सॉरी Q होता है, और ये मेरे पास S होता है। ठीक है, और ये मेरे पास पावर फैक्टर एंगल होता है 5। ठीक है, मैं बिफोर कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं बिफोर कंपनसेशन है, तो मान लीजिए एंगल कितना है मेरा, 5 1 है। ठीक है, तो अगर मैं tan 5 1 की बात करूँ, tan 5 1 की किसी की इक्वल होगा राजी, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस मीन्स क्यू बाई पी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल आई राजी, 4988.16, और एक्टिव पावर 2880। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो फाई होगा उसकी वैल्यू मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो फाई की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है भाई, 4988.16 डिवाइड बाय कर देंगे 2880। ठीक है, आगे इसका करना है मुझे टेन का इनवर्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स कर दो भाई, टेन इनवर्स ऑफ, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 5 1 की जो यहाँ से वैल्यू आ रही है 5 1, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 5 1 60 आ गया। इसका मतलब अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूँ, पहले बिफोर कंपनसेशन मेरा पावर फैक्टर कितना होगा, वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, दैट इज 0.5। ठीक है, तो स्टार्टिंग केस में मेरा पावर फैक्टर कितना था राजी, 0.5। ठीक है, और इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई राजी, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ लेट अ capacitor is added in parallel
टू द इंडक्टिव लोड, ठीक है, एंड कैपेसिटर सप्लाईज, मैं मान के चलूँ जो कैपेसिटर आपने पैरेलल में लगाया है वो 1250 VAR सप्लाई कर रहा है टू द लोड, ठीक है। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के केस में बेसिकली क्या रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई जनरेटर लगा होगा, ठीक है। ये जो जनरेटर है इस लोड की जो रिक्वायरमेंट है एक्टिव पावर इसको चाहिए 2880 वॉट और जो रिएक्टिव पावर है वो 4988.16 VAR चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग केस में ये सारी की सारी एक्टिव और रिएक्टिव पावर कौन दे रहा था भाई, आपका ये जनरेटर दे रहा था, ठीक है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो एक्टिव पावर है उसके साथ तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। एक्टिव पावर 2880 है, वो 2880 कौन देगा, आपका जनरेटर ही देगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर पैरेलल में क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, CSH लगा दिया, ठीक है, CSH। अब मैंने क्या बोला, ये जो CSH है ये लोड को 1250 VAR सप्लाई कर रहा है। मतलब पहले जो यहाँ से जनरेटर से VAR जा रही थी, क्योंकि लोड की रिक्वायरमेंट कितनी है 4900 इंटू 88.16 VAR, ठीक है। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके लोड की, लोड को तो उतनी ही रेक्टिव पावर चाहिए, वो सारी की सारी पहले आपका जो सोर्स दे रहा था सोर्स के थ्रू आपकी जा रही थी। अब क्या हुआ, शंट में आपने कैपेसिटर लगा दिया। शंट में कैपेसिटर लगाने का मतलब क्या है, अब 1250 अगर जे दे रहा है, अब जो जनरेटर की रिएक्टिव पावर है जो जनरेटर सप्लाई कर रहा था वो कम हो रही है, ठीक है। बेसिकली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का मीनिंग यही है कि आपने आपके जो जनरेटर है उसकी रिएक्टिव पावर को कम करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसका मतलब ये जो अब रिएक्टिव पावर है पहले 4988.16 दे रहा था, अब 1250 तो वो देगा, बाकी जो बचेगा वो कौन देगा, आपका जनरेटर देगा, ठीक है। कौन देगा राजी, आपका जनरेटर देगा। कितना देगा, 4988.16 माइनस 1250 कर दो, तो जनरेटर की अब रिएक्टिव पावर कम होकर कितनी रह जाएगी, 3738.16 VAR रह जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसी का ही यूज करूं, ठीक है, अगर कैपेसिटर मेरा 1250 दे रहा है, इसका मतलब अब जो मेरे पास रिएक्टिव पावर मेरा कौन देगा, जनरेटर देगा, वो कितनी रह जाएगी 3738.16 VAR, ठीक है। तो अगर इस केस में अब मैं देखूं tan phi2 जो एंगल होगा tan phi2 अगर वो निकालूं, वो Q2 डिवाइड बाई P। P क्या एक्टिव पावर के अंदर कोई चेंजेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब जनरेटर कितनी दे रहा है भाई, 3738.16, एक्टिव पावर तो आपकी 2880 थी भाई, ठीक है। इसको निकालो, अब देखो एंगल कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई एंगल कितना आ रहा है, 3738.16 डिवाइड बाई 2880, ठीक है। तो इसका हमें करना है tan का इनवर्स, तो आप देखोगे तो आपके पास जो फाई ऑफ 2 आ जाएगा, दैट इज 52.38 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं इस केस में, तो कॉस ऑफ 52.38 निकाल लेंगे, तो इसका कॉस कर दो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.61, ठीक है। तो 0.61 आपके पास आ जाएगा। पहले कितना था आपका पावर फैक्टर, जल्दी से बताओ। उस केस में बिल्कुल स्टार्टिंग केस में आपका 0.5 था, जैसे ही मैंने कैपेसिटर लगाया तो पावर फैक्टर इंक्रीज होकर कितना हो गया 0.61। इसी को हम क्या बोलते हैं राजे, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है। मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया उससे आपको आइडिया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मीनिंग ये है, आपने आपका जो जनरेटर है उसकी जो रिएक्टिव पावर है उसको कम करना है, ठीक है। वो कम होगी, आपका पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा राजी, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो यहाँ तक ओके हुआ, ठीक है। अब मैं जनरल इक्वेशन यहाँ से निकाल रहा हूँ भाई। कंसिडर आ सर्किट, मान लीजिए एक सर्किट मेरे पास गिवन है, यहाँ पे लोड लगा रखा है आपने, लोड की जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है मान लीजिए वो Q1 है, ठीक है। और आपने शंट में एक कैपेसिटर लगा दिया, शंट कैपेसिटर वो मान लीजिए रिएक्टिव पावर दे रहा है Q ऑफ C, ठीक है। और जो इधर जनरेटर साइड से आ रही है मान लीजिए Q ऑफ 2 आ रही है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपके पास tan phi 1 होगा, tan phi 1 बिफोर द कंपनसेशन,
वो आपके पास Q1 डिवाइड बाई P होगा कि नहीं होगा? बोलो जी, बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं फाई वन की बात करूँ, फाई वन इज नथिंग बट P ऑफ tan फाई वन। ओके हो जाएगा भाई। सॉरी, यहाँ पे फाई वन नहीं है जी, Q1 है जी, रेक्टी पावर। ठीक है, स्टार्टिंग के केस में तो आपकी पूरी की पूरी जनरेटर देगा ना। लोड की रेक्टिव पावर कितनी है? Q1। वो सारी की सारी कौन देगा? बोलो, सारी की सारी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, बिफोर कंपनसेशन जो Q2 आपकी जनरेटर वाली है ना, Q2 इसको पहले लिखो भाई, ये जनरेटर की है। Q1 जो लोड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। QC जो कैपेसिटर सप्लाई करेगा, कैपेसिटर जो सप्लाई करेगा, राइट। तो बिफोर कंपनसेशन आपके पास क्या होगा? इसका मतलब जितनी जनरेटर की रेक्टिव लोड की रेक्टिव पावर है उतनी की उतनी जनरेटर की होगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया tan फाई वन इक्वल टू दिस। आफ्टर द कंपनसेशन आपके पास ये चीज अवेलेबल है। ठीक है जी, हो जाएगा यहाँ तक? बोलो जी, बिल्कुल हो जाएगा सर, वेरी गुड। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जो लोड को एक्टिव पावर चाहिए, रेक्टिव पावर चाहिए, वो कितनी चाहिए? Q1। वो किसके इक्वल होगी राजे? जनरेटर ने जितनी दे दी, और बाकी रिमेनिंग कौन देगा? आपका कैपेसिटर दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कैपेसिटर की रेक्टिव पावर निकालूं, कैपेसिटर कितनी रेक्टिव पावर देगा? दैट इज इक्वल टू लोड को कितनी चाहिए? जो जनरेटर सप्लाई कर देगा, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो कौन दे देगा? आपका कैपेसिटर दे देगा। ठीक है, तो ये कौन सी पावर आ जाएगी राजे? कैपेसिटर की। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपकी लोड को कितनी चाहिए। ठीक है, लोड रिएक्टिव पावर डिमांड, डिमांड। ठीक है, ये क्या है? सप्लाइड बाय जनरेटर। ये कौन सप्लाई करेगा? आपका जनरेटर सप्लाई करेगा। ठीक है जी, जहां तक ओके हो जाएगा भाई? बोलो, हो जाएगा, बिल्कुल ओके है। तो Q ऑफ C की अगर मैं बात करूं, दैट इज नथिंग बट P tan फाई वन माइनस, देखो रेक्टिव जो एक्टिव पावर है वो तो आपकी सेम रहेगी दोनों केसेस के अंदर। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, QC इज रेक्टिव पावर सप्लाइड बाय शंट कैपेसिटर टू improve पावर फैक्टर एंगल फ्रॉम फाई वन टू फाई टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, Q ऑफ C की अगर मैं बात करूं, दैट इज इक्वल टू P मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा tan फाई वन माइनस tan फाई टू। ठीक है, ये मेरे पास आ गया भाई थ्री फेज, क्योंकि यहाँ पे जो पावर गिवन है राजीव वो थ्री फेज पावर गिवन है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए पर फेज। ठीक है, रिएक्टिव पावर पर फेज। उसके लिए क्या करेंगे? P को डिवाइड बाय थ्री कर देंगे, वो क्या आ जाएगा मेरा? पर फेज आ जाएगा। ठीक है, जो फाई वन है ये है एंगल बिफोर कंपनसेशन, एंगल बिफोर कंपनसेशन। और ये जो फाई ऑफ टू है दैट इज एंगल आफ्टर कंपनसेशन। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए राजी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई? रेक्टिव पावर रिक्वायर्ड पर फेज। ठीक है, दिस इज अ रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड पर फेज आपके पास आ गया है। ठीक हुई यहाँ तक बात? चलिए, अगर मैं यहाँ पे Q ऑफ C की वैल्यू निकालूं, Q ऑफ C की वैल्यू मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, वोल्टेज की फेज का फॉर्मूला डिवाइड बाय XC। ठीक है, क्योंकि आपके पास Q है ना, Q आपके पास आई स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हो, बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कैपेसिटर का है, कैपेसिटर के केस में जो एक्स सी होती है वन डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी होती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, एक्स भी आगे क्या हो जाएगा? वन डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ ऐसे लिखिए आप, वन डिवाइड बाई एक्स सी। ठीक है, और एक्स सी क्या होगा? एक्स सी जो होगा जे होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स वन डिवाइड बाई ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई एफ, ठीक है, इंटू सी पर फेज। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू पी बाई थ्री टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू। यहाँ पे फाई टू करिए भाई। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से
आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये ऊपर ही आ जाएगा भाई 2πf इंटू सी फेज दैट इज इक्वल टू p/3 tan phi1 माइनस tan ऑफ phi2। बोलो जी ओके हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सी फेज निकालूँ, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पी सी फेज दैट इज इक्वल टू p tan phi1 माइनस tan phi2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा राजी 3 वोल्टेज की फेज का स्क्वायर इंटू 2πf। ठीक है, तो जे वाई रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट है, गेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन से बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो नोट करके एक पॉइंट लिखिए, ये जो P है यहाँ पे, जो आपने P यहाँ पे दिखाई है राजी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी एक्टिव पावर, ये 3 फेज एक्टिव पावर है। ठीक है, 3 फेज एक्टिव पावर। ठीक है, नोट के अंदर पहला पॉइंट लिखिए, इफ क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें गिवन होगी जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ। इफ कैपेसिटर बैंक इज स्टार कनेक्टेड, उन्होंने बोला होगा कैपेसिटर बैंक लगा रहे हैं हम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, तो बताइए जो पावर बैंक है वो मेरी स्टार में कनेक्टेड है। तो उस केस में जो आपके ने बी फेज की वैल्यू लेनी है, जो भी वोल्टेज आपको गिवन होगी वो लाइन टू लाइन होती है, उसका √3 कर देना है। ठीक है, इफ कैपेसिटर बैंक इज डेल्टा कनेक्टेड, अगर वो चीज़ आपकी डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस केस में आपको पता है डेल्टा केस में लाइन टू लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहते हैं। जो चीज़ जो वोल्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो डायरेक्टली आप किस में यूज कर लोगे, आप क्वेश्चन में यूज कर लोगे। ठीक है, तो समझ में आया भाई मेरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन लिखिए अभी नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड भाई आपके किस में कनेक्टेड है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है, डेल्टा में कितना है 8 + j8 पर फेज इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन है जी 50 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई लाइन। इफ इनपुट पावर फैक्टर इज टू बी इम्प्रूव्ड टू 0.9 मीन्स cos phi2 आपके पास गिवन है राजी 0.9, आप यहाँ से phi2 निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कितना कल हो जाएगा cos इनवर्स 0.9। चलो पहले मैं खत्म ही कर देता हूँ, phi2 की वैल्यू आप निकालो जल्दी से। तो आपने cos का इनवर्स करना है 0.9 का, तो आ जाएगा 25.84 25.84। ठीक है, इसका tan phi2 भी निकाल दो जल्दी से, तो इसका tan कर दो भी, tan ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 0.484। ठीक है, चलिए जो इन्फॉर्मेशन आपको पहली गिवन थी उसके साथ आपने ये चीज निकाल ली। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बाय कनेक्टिंग अ बैंक ऑफ स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर द रिक्वायर्ड केवीआर ऑफ द बैंक, केवीआर ऑफ द बैंक पूछा भाई, क्यू ऑफ सी पूछा आपको। क्यू ऑफ सी क्या होता है, P tan phi1 माइनस tan phi2, यही होती है कि नहीं होती। tan phi2 आपने निकाल लिया, अब रिक्वायरमेंट क्या आपकी phi1 निकालना आपने। ठीक है, phi1 आ गया तो tan phi1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक्टिव पावर आपने निकालनी है। ठीक है, दूसरा आपको गिवन क्या है, डेल्टा कनेक्टेड लोड गिवन है। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है, इसका इंपीडेंस भी आपको गिवन है जी कितना है 8 + j6। ठीक है, और वोल्टेज लाइन टू लाइन कितना गिवन है जी बोलो, दैट इज इक्वल टू 400 वोल्ट। तो अगर मैं बात बोलूँ लोड की रेजिस्टेंस कितनी है 8, रिएक्टेंस कितनी है 6, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर √ तो 100 हो जाएगा, 100 का √ 10 Ω। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक्टिव पावर चाहिए। एक्टिव पावर अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो दो मेथड से कर सकते हैं, आई का स्क्वायर इंटू आर और वोल्टेज स्क्वायर बाई आर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे गलती देखो कहाँ कहाँ करोगे। ठीक है, गलती देखिए कहाँ कहाँ हो सकती है आपसे। आप बोलोगे सर अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ आपसे, ये जो लोड है, ये लोड के अंदर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों है ना भाई। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा में कनेक्टेड है तो ये जो पूरी 400 वोल्ट है वो आपकी पूरी की पूरी फेज में आ जाएगी, क्योंकि फेज और लाइन दोनों सेम होती हैं। ठीक है, जी आपको गिवन है 8, जी आपको गिवन है j6। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने देखना हो भी एक्टिव पावर कितनी होगी, यहाँ तो एक आप काम करिए, यहाँ से करंट निकाल लो, ये करंट आ जाएगा
आई स्क्वायर इंटू 8 कर देंगे, ये पावर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड ये होता है कि आप वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई आर कर दो। आर कितनी है? 8। लेकिन राजीव ये जो वोल्टेज है वी होती है ना, ये अक्रॉस द रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, वी आर निकालो, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 8 कर दो। ठीक है, यहाँ पे बस यही गड़बड़ होती है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इस 400 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 कर देते हैं। ठीक है, जिसके साथ हम दोनों के साथ निकाल लेते हैं भाई, कितना होगा, ये 50 पे जाएगा, मीन्स 20,000 वॉट आपके पास आ जाएगी पावर। ठीक है, इस केस के साथ, जो कि गलत है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है, आप करंट निकालिए। तो करंट कैसे निकलेगा राजे, वोल्टेज तो पूरी की पूरी है ना, पूरी की पूरी वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस। ठीक है, पूरी की पूरी वोल्टेज कितनी है राजे, 400, इंपीडेंस कितना राजे, बोलो जी 10, इसका एंगल कितना होगा, हाँ जी इसका एंगल निकाल दो भाई, इसका एंगल कितना होगा राजे, इसका एंगल होगा 5 विच इज इक्वल टू 10 का इनवर्स 8/6 या 6/8, 6/8। ये भी भूल गए क्या, नेटवर्क थ्योरी याद करो भाई, ट्रायंगल याद करो, ये आर होता है, ये एक्स होता है, ये जेड होता है, ये होता है 5। ठीक है, तो tan फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, XY/R। ठीक है, वही चीज का मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो बताओ एंगल कितना होगा राजे, तो 6 डिवाइड बाई 8, इसका क्या करना आपने, 10 का इनवर्स, तो कितना आ जाएगा 36.86। ठीक है, 36.86। तो करंट आई की वैल्यू आ जाएगी राजे 40 एंगल ऑफ -36.86। मुझे एक चीज बताइए, जब मेरे पास कैपेसिटर बैंक कनेक्ट नहीं होगी, लोड तो मेरे पास कनेक्ट होगा ना, इसका मतलब लोड का पावर फैक्टर जो होगा वही मुझे कौन सा एंगल दे देगा राजी, 5/1। क्योंकि मेरे पास जब कैपेसिटर नहीं होगा, पूरी की पूरी जो रेक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है आपके लोड को, वो कौन देगा, बोलो जनरेटर देगा। और लोड को कितनी रेक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होगी, वो कौन देगा, आपका जे वाला एंगल ही देगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, बोलो क्या करना होगा इसके लिए, साइन फाई करना होता है ना, तो साइन फाई आपको यही देगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5/1 आपको मिल गया है राजी, 5/1 इज इक्वल टू 36.86। और अगर मैं tan 5/1 की बात करूं, तो इसका tan निकाल देते हैं भाई, वो आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो tan 5/1 आपके पास आ जाएगा 0.75। यहाँ तक ओके हो गया भाई। तो जो मेरे पास फॉर्मूला था QC वाला, इस पे हम आ जाते हैं भाई। चलिए पहले P भी निकाल लो भाई। तो P क्या हो जाएगा आपके पास, I का स्क्वायर इंटू R। ठीक है, I कितना है 40 इंटू 40 इंटू R। R कितना है जी, 8 है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1600 इंटू 8 कर देंगे, तो आ जाएगा 12,800। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये भी पावर आपकी क्या है राजी, रॉन्ग है। ये पावर भी क्या है, रॉन्ग, बिकॉज यहाँ से जो आपके पास करंट आया है, ये पर फेज करंट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, इंपीडेंस के साथ जो करंट आएगा पर फेज करंट होगा। लेकिन हमें ये कौन सी पावर चाहिए राजी, 3 फेज पावर चाहिए, ये चाहिए आपको 3 फेज पावर। ठीक है, इसका मतलब आपकी यहाँ से कौन सी पावर आ गई जी, सिंगल फेज पावर आ गई। कौन सी आ गई राजे, सिंगल फेज, बिकॉज यहाँ पे जो करंट आपने लिया है दैट इज पर फेज करंट लिया है। ठीक है, तो मुझे 3 फेज पावर चाहिए, तो उसका मेथड तो दो मेथड है उसके 3 फेज पावर के लिए। या तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऑफ सिंगल फेज वाली पावर को, मीन्स 3 इंटू सिंगल फेज कितना है 12,800, तो कितना हो जाएगा राजे 38400 वॉट। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, जो P3 फेज होगा राजे दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं सभी फॉर्मूले लिख देता हूँ, लाइन टू लाइन इंटू आई लाइन टू लाइन इंटू कॉस फाइव, या फिर आप ऐसे लिखिए 3B फेज आई फेज इंटू कॉस ऑफ फाइव, या फिर आप ऐसे लिखिए आई लाइन टू लाइन का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो आई लाइन टू लाइन मुझे चाहिए, तो आई लाइन टू लाइन क्या होता है, √3 टाइम ऑफ आई फेज करंट होता है, इसका स्क्वायर करेंगे इंटू रेजिस्टेंस 8 करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर 3 हो जाएगा इंटू आई फेज कितना है 40 है, तो 40 इंटू 40 इंटू 8, तो आंसर कितना आ जाएगा राजे 384,000 वॉट। ठीक है, तो भाई जो चीज़ मैंने यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, एक एक पॉइंट का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जब भी आपने करंट निकालना है, उसके साथ आपने
इम्पीडेंस का एंगल साथ में लेके चलना ही चलना है, ठीक है जी। तो अगर कोई पूछे स्टार्टिंग के अंदर करंट आपका पावर फैक्टर कितना होगा बिफोर द शंट कैपेसिटर, तो वो कितना हो जाएगा राजी cos φ1, ठीक है। तो cos ऑफ एंगल कितना है 36.86, दैट इज इक्वल टू 0.8। कंफर्म कर लेते हैं अभी, मेरे ख्याल से इतना ही होता है। cos 36.86, हाँ 0.8 ही आएगा, ठीक है। तो 0.8 से पावर फैक्टर इंप्रूव होकर कितना हो रहा था राजी 0.9, ठीक है। चलिए एक्टिव पावर मेरे पास आ गया है 38400, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कैपेसिटर कितनी रेक्टिव पावर देगा, ठीक है 38400, ठीक है। P10 5.75, φ2 कितना आया था 0.484, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं भाई, इतनी था 38400, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपके पास केवीआर कितनी देगा, के मींस किलो में आपने निकालना है, ठीक है। चलो निकाल देते हैं भाई, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 0.75 माइनस 0.484, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे राजी 38400, तो जी आ जाएगा 10.14 BAR। आपको केवी में चाहिए, मीन डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो 10.21 kVAR, ठीक है। तो रेक्टिव पावर इतनी सप्लाई करेगा कौन, आपका कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजे ऑप्शन बी। समझ में आया मेरी बात। तो जे भाई आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एकदम से आपका जो कंसेप्ट है बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज की कंफ्यूजन आपके माइंड के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो बढ़े आगे। अगर कोई पूछे सर मैंने तो करंट जो निकालना है इस रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले के साथ ही निकालना है, तो सबसे पहले आपको राजी जी वोल्टेज वी आर की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। इस वोल्टेज वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, जिसके अक्रॉस निकालनी है वो वाली रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू 400, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 320 वोल्ट, ठीक है। अब आप एक्टिव पावर निकालो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, अब सही आ जाएगा आपका। तो 320 इंटू 320 डिवाइड बाई आर कितने 8 है, ठीक है। तो ये बनेगा 4 इंटू 0, ठीक है। अब देखो आ रहा है 8 12 0 0, देखो आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ आ रही है भाई। ये सिंगल फेज आएगी लेकिन हमें चाहिए 3 फेज पावर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। करेक्ट हुई भाई इतनी बात, बोलो यस और नो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फैक्ट्री ड्रॉज 100 किलोवाट, मींस एक्टिव पावर आपको गिवन है 100 किलोवाट एट 0.87 पावर फैक्टर, मींस cos φ1 कितना गिवन है 0.7 फ्रॉम अ 3 फेज 11 kV वोल्टेज। इट इज डिजायर टू राइज पावर फैक्टर 2, मींस cos φ2 कितना कर रहा है 0.95, लैगिंग यूजिंग सीरीज कैपेसिटर। द रेटिंग इन केवीआर ऑफ द कैपेसिटर विल बी, ठीक है। आपने कैपेसिटर की रेटिंग बतानी है कि आपका जो कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है उसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है। हो जाएगा भाई। तो पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए अपने आप खुद से कि इसका आंसर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो यहां से φ1 निकाल लेंगे, φ1 निकाल लेंगे तो tan इनवर्स, हाँ जी सॉरी cos इनवर्स 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो निकालो जल्दी से कितना होगा cos का इनवर्स 0.7, तो 45.57 आ जाएगा। इसका tan कर दो तो वो आ जाएगा tan φ1, दैट इज इक्वल टू, तो tan ऑफ 45.57 दैट इज 1.02, ठीक है। ऐसे ही φ2 निकाल दो राजी, तो cos का इन्वर्स कर देंगे राजी, cos का इन्वर्स 0.95, तो ये आ जाएगा 18.19, ठीक है। तो tan φ2 आ जाएगा आपके पास, बोलो जी tan φ2, बिल्कुल सर आ जाएगा। इसका tan आंसर कर दो भाई,
तो कितना आ जाएगा 0.3286। ठीक है, तो आपने कैपेसिटी आपकी बतानी थी भाई, वो आ जाएगी P tan phi 1 माइनस tan phi 2। ठीक है, तो पावर आपको गिवन है राजी 100 गिवन है, किलोवाट में phi 1 1.02 है माइनस 0.3286 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं राजी। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आपके पास आ जाएगा दैट इज 69.13। ठीक है, 69.13 हाँ जी kVAR। ये तो सिंपल था भाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ 3 फेज 11 kV 50 Hz 200 किलोवाट लोड हैज ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या गिवन है, एक्टिव पावर गिवन है राजी 200 किलोवाट, पावर फैक्टर आपके पास दे दिया cos phi 1 दैट इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, आ डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज कैपेसिटर ए यूज, डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, इंप्रूव द पावर फैक्टर टू यूनिटी, cos phi 2 आपके पास दे दिया 1। ठीक है, तो cos phi 1 दे दिया, आगे क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस सी फेज निकालनी थी राजी आपने। कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या था, P tan phi 1 माइनस tan phi 2 डिवाइड बाई 3 बी फेज का स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू एफ। तो एक्टिव पावर कितनी गिवन है राजी 200 इंटू 10 पावर 3 हाँ जी tan phi 1। तो सबसे पहले cos phi 1 गिवन है, cos इनवर्स करिए phi 1 निकालिए, तो cos का इनवर्स 0.8 करना है, तो वो आ जाएगा 36.86, इसका आपने tan करना है। ठीक है, तो tan आपके पास आ जाएगा 0.75 माइनस यूनिटी पावर फैक्टर है, मींस बोलो cos की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, मींस फाई भी 0 होगा और tan फाई 0 0 होता है। ठीक है, तो tan फाई भी मेरा 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रख देंगे, डिवाइड बाई 3 इंटू डेल्टा कनेक्टेड है तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, 11 इंटू 11 और 10 की पावर 3 दो बार इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है जी 50 हर्ट्स गिवन है। ठीक है, 10 की पावर 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा यहाँ तक, बिल्कुल ओके हो जाएगा जी। 1 और 2 ये 50 इंटू 2 100, 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो आंसर कितना बचेगा भाई 0.75 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, एक बार फिर 11 से करेंगे, फिर क्या करना है आपने डिवाइड बाई 3 करना है, डिवाइड बाई 3.14 करना है। ठीक है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.00131 इंटू 10 पावर -3। तो आंसर किस में बताना था आपने, माइक्रोफैराड में, 10 की पावर -6 में। ठीक है, तो 1.31 इंटू 10 पावर -6 फैरेड। ठीक है, तो 1.31 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा राजे, ऑप्शन बी। ओके हुआ, तो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं भाई। एट अ इंडस्ट्रियल सब स्टेशन विद अ लोड, एक्टिव पावर गिवन है राजे 4 मेगावाट, अ कैपेसिटर ऑफ 2 MVAR इज इंस्टॉल्ड। कैपेसिटर जो आपके पास था QC वो 2 MVAR आपको पावर दे रहा था। ठीक है, टू मेंटेन द लोड पावर फैक्टर cos phi 2 that is equal to 0.97 lagging. The capacitor goes out of service, the load becomes। तो ये चीज आपने भाई बतानी है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल, जब कैपेसिटर लगा हुआ QC वो किसके इक्वल होगा P tan phi 1 माइनस tan phi 2, ये होगा ना। QC आपके पास कितना है 2 इंटू 10 पावर 6, एक्टिव पावर है 4 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, तो tan phi 1 सबसे पहले निकाल लेंगे, तो tan phi 2 आप यहाँ से निकाल लो भाई, phi 2 cos का इनवर्स 0.97, जो भी आएगा उससे आप tan phi 2 निकाल लो। ठीक है, तो पहले निकालो भाई cos का इनवर्स 0.97, तो ये आ जाएगा एंगल 14 पॉइंट दिस। अब हमें करना है इसका tan, तो 0.250 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.25। ठीक है,
चलिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 इधर जाके 0.5 बनेगा और प्लस 0.25 ये हो जाएगा tan phi 1, ठीक है। तो phi 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, tan का इनवर्स 0.75, आई थिंक 36.86, ठीक है। कंफर्म करो जल्दी से भाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो tan इनवर्स 0.75, हाँ जी यही आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मेरा कैपेसिटर रिमूव हो जाएगा, इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, कैपेसिटर अगर रिमूव हो जाएगा, अब मेरे पास पहले वाला सिस्टम हो जाएगा और पहले वाले सिस्टम का जो एंगल होगा वो फाई 1 ही होगा, ठीक है। इसका मतलब cos फाई 1 की वैल्यू आपने निकालनी है राजी, cos 36.86, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जल्दी से निकालो, कितनी होगी, cos 36.86, 0.8 आना चाहिए भाई, 0.8। इसका मतलब इसका पहले पावर फैक्टर कितना था, 0.8। जैसे ही कैपेसिटर लगाया तो उसके साथ 0.97 हो गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी, ठीक है। तो भाई इसके साथ आपके हर एक टाइप की प्रॉब्लम आपकी इसके साथ सॉल्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको भाई बढ़िया अच्छे वे में, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए अच्छे वे में प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपका कंसेप्ट बढ़िया से डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतनी था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।